नमस्कार, मैं वरुणा। जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के बाद विभिन्न एग्जिट पोल तीसरी बार फिर से मोदी सरकार का दावा कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा फिर से क्लीन स्वीप कर सकती है और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भाजपा चारों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा रही है। हालांकि सर्वे एजेंसियों ने चारों सीटों पर भाजपा की जीत का अनुमान लगाया है, लेकिन सभी सीटों पर कांग्रेस भी भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है। हालांकि रुझानों को परिणामों में तब्दील होने के लिए मात्र एक दिन शेष रह गया है और 4 जून का इंतजार सभी को है। तो आज जनादेश में बहुत कुछ खास है, लेकिन सबसे पहले जनादेश सुर्खियां। एग्जिट पोल में मोदी सरकार की हैट्रिक का संकेत, असल नतीजे मंगलवार यानी 4 जून को एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत के आसार। देश में आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से शुरू हुई विश्व की सबसे लंबी मतदान की प्रक्रिया संपन्न। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 58.89% मतदान दर्ज। अब 4 जून का इंतजार। प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी मतदान केंद्रों से स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई वोटिंग मशीनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे लंबा ध्यान संपन्न। प्रधानमंत्री ने तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले निजी टीवी चैनलों और अन्य एजेंसियों ने चुनाव के पश्चात सर्वेक्षण परिणाम जो है वो जारी किया है। इसमें से अधिकतर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी करेगा। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि 545 सदस्यों वाली लोकसभा में एनडीए को 2/3 बहुमत मिल सकता है। चुनाव विशेषज्ञों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की 350 के अधिक सीटें जीतने का अनुमान व्यक्त किया है। विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन को लोकसभा में 125 से 150 तक सीट मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले आईएनडीआई गठबंधन से था। भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का विश्वास है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। एग्जिट पोल में तीसरी बार भाजपा की जीत का दावा। इंडिया गठबंधन को 146 सीटें, कांग्रेस पिछली बार के प्रदर्शन के आसपास। एग्जिट पोल नतीजे, टाइम्स नाउ ईटीजी, भाजपा 358, कांग्रेस 132 और अन्य 53। इंडिया टीवी सीएनएक्स, भाजपा 390 सीटों पर, कांग्रेस 128 और अन्य 25। एबीपी वोटर, भाजपा 278 से 330, कांग्रेस 118 से 133 और अन्य 4 से 12 सीटों पर। रिपब्लिक भारत मैट्रीज, भाजपा 353 से 368, कांग्रेस 118 से 133 और अन्य 43 से 48। आज तक एक्सेस 361 से 401, भाजपा कांग्रेस 131 से 166 और अन्य 8 से 20 सीटों पर। न्यूज 18 355 से 370, भाजपा कांग्रेस 125 से 140। एनडीटीवी जन की बात, भाजपा 377 सीटों पर, कांग्रेस 151 सीटों पर और अन्य 10 से 20 सीटें। न्यूज 24 टुडे चाणक्य, भाजपा 400, कांग्रेस 107 और अन्य 36। न्यूज नेशन 342 से 378, भाजपा कांग्रेस 153 से 169 और अन्य 21 से 25। तो जनादेश के इस खास अंक में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर रमेश चौहान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। साथ ही हमारे साथ टीना वर्मा हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदेश की राजनीति की चुनावी हलचल पर आज हम सब इनसे बातें करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। सबसे पहले नरेश चौहान जी, आपके पास आना चाहूंगी।
रमेश चौहान जी, पूरे देश में जिस तरह से एग्जिट पोल जो है वो भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो भी ये कह रहे हैं कि चारों की चारों सीटें जो है वो भाजपा जीत रही है, कितने सहमत हैं आप इस अनुमान से? देखिए, इस बात के ऊपर सहमति और असहमति जताना तो बहुत ही एक थोड़ा सा असमंजस सा ये विषय है। ये मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि जो ये सर्वेक्षण जो एजेंसियाँ होती है, ये चुनाव के बाद इसको पोस्ट पोल या एग्जिट पोल के नाम से जैसे कहा जाता है, अलग अलग एजेंसी से ये काम करती है और ये एक प्रयास करती है कि जनता का या मतदाताओं का रुझान किस तरफ को ज़्यादा दिखने की एक हमारे को दिशा देते हैं। बिल्कुल। अब इसमें जो आंकड़ों की जो सारी जो गुत्थम गुत्थी होती है उलझी हुई, जिसमें मत प्रतिशत है या मतों के साथ साथ जो है सीटों की संख्या है जी। इसका कोई ऐसा अभी यंत्र मुझे तो नहीं लगता है राजनीतिक विज्ञान के या और किसी विषय के अंदर विकसित हुआ है जो बिल्कुल एकदम से स्टीक और सुनिश्चित बात बता पाए कि फलां पार्टी को ये एक ब्रॉडर, जिसको कह सकते हैं व्यापक एक रेखा खींचने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे आपके अगर मैं प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करूं तो ये कहा जा सकता है कि ये जरूर दिखता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका गठबंधन जो है एनडीए, वो एक बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई बड़े गठबंधन के तौर पे या बड़े दल के तौर पर जीतने की ओर आगे अग्रसर दिखता है। बाकी जीतेगा तो 4 तारीख के परिणामों के बाद ही पता चलेगा, तो उसके बाद ये स्पष्ट स्थिति हो जाएगी कि कौन कितने पानी में। जी बिल्कुल। आपकी प्रतिक्रिया भी इस बात पर लेना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह एग्जिट पोल की हम बात करते हैं तो कई बार बहुत स्टिक पे बैठता है और कई बार गलत भी बैठता है। अगर हम 2019 की बात करें, काफ़ी स्टिक बैठा था, भाजपा को 4 सीटें हिमाचल में दी गई थी और इस बार भी यही बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने फाइट किया है यहाँ पे, तो अब मामला मुझे एक तरफा नहीं लग रहा है। कुछ सीट्स पे जो है लग रहा है कि कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी है और हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ गेन भी हो, लेकिन पूरा का पूरा जो परिणाम है वो तो 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि जिस तरह हम बोल रहे हैं जनादेश, तो जनादेश किसको मिला है ये 4 जून को स्पष्ट होगा। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ज़रूर यहाँ पे एक तरफा नहीं जाने दिया है मामला, जिस तरह 2014 में हमने देखा था, 19 में देखा था। इस बार वैसा नहीं है, इस बार मामला थोड़ा टफ फाइट का दोनों तरफ मुझे लगता है। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार के आम चुनाव को जो है वो पिछली बार के आम चुनाव से आप कितना अलग देखते हैं? क्योंकि इस बार आम चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर जो है वो उपचुनाव भी हो रहे हैं। हाँ, देखिए, ये प्रदेश के संदर्भ में और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही ये चुनाव 14 और 2019 के चुनाव से कहीं अलग दिखने को लगा जी। एक तो ये है कि जहाँ जहाँ भी हमने प्रयास किया इसको समझने का, अपने मीडिया के साथियों से या जो चुनावी पर्यवेक्षक है, जो इसमें सर्वे में जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं जो लोग, सबसे एक बात स्पष्टतया निकल कर आई है कि ये चुनाव जो है बिल्कुल एक, जिसको आप कह सकते हैं साइलेंट अंडरकरंट, बिल्कुल वो विजिबल जिसको कह सकते हैं, 19 में दिख रहा था कि चुनाव मोदी के नेतृत्व, राष्ट्रवाद, या जिसको हम कहेंगे कि भी भारतवर्ष की सुरक्षा का या पाकिस्तान का, जिस तरह से बालाकोट और ये सारा कुछ हमारे सैनिकों या सैनिक बलों के साथ जिस तरह से जो हुआ, वो भावुकता वाला एक सारा दौर हमारे देश में हुआ और उसी दौर के अंतर्गत जो है चुनाव भी हुए। तो लोग नहीं चाहते, देखिए वो तो बड़ा भावुक है सबके लिए मुद्दा, कोई भी किसी भी दल से हो, और आम जन तो रहेगा ही। तो उस चुनाव का जो परिणाम है और मत प्रतिशत है, हम अपने प्रदेश में भी देखते हैं और पूरे देश में भी देखते हैं, बहुत ऊंचा गया। और भाजपा को हिमाचल प्रदेश में, आप इस बात को मैं पहले भी किसी चर्चा में बात कर रहा था कि भी जितने मतों से भाजपा को जीत मिली है और जितना मत प्रतिशत गया है वो अविश्वसनीय है किसी भी पिछले पैमाने को अगर हम एक पैमाना बना के देखें। जैसे भाजपा को 69% मत प्रतिशत पड़ा था उस चुनाव में और कांग्रेस नीचे आ गई थी 27 कुछ मत प्रतिशत पे। तो चारों के चारों भाजपा के जो उम्मीदवार हैं हिमाचल से, वो 3 लाख प्लस और एक उम्मीदवार जैसे अनुराग 4 लाख के आसपास के मत उसके मार्जिन से जीते, और जो कांगड़ा से जो किशन कपूर जीते थे वो तो लगभग 5 लाख की कहीं इर्द गिर्द उनकी लीड थी। तो वो अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल चुनाव और एबनॉर्मल नतीजे। 14 में वैसे था, बदलाव का था। 24 में चीजें थोड़ी सी दबी दबी, थमी थमी,
और मतदाता भी काफी कुछ शांत नजर आ रहा है। चीजों को कुछ अपने क्लोज टू हिज चेस्ट जैसे बोलते हैं ना कि अपने मन में ही अंदर बातें छुपा के रख के अपनी बात को मत में ही व्यक्त करना चाहता है। खुल के जो चीज दिखनी चाहिए, जैसे एक बोलते हैं ना दिख जाता है हाँ जी। कि हवा का रुख किस जी, तरफ जी, को है। बिल्कुल। तो प्रदेश में भी जैसे अभी दूसरे वक्ता ने कहा कि शुरू में जब चुनाव के घोषणा हुई और राष्ट्रीय स्तर पर लग रहा था कि चुनाव डन डील है, ये एक तरफा चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव के फेज बढ़ते गए तो लगता है कुछ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा आने लगी, और लोकतंत्र की खूबी भी है ये। जी, बिल्कुल। चुनाव में मजबूत विपक्ष होना लोकतंत्र की जब खूबी तक है। खेमे में दोनों मजबूत खिलाड़ी नहीं होंगे तब तक उसका बिल्कुल, खेल का तब तक कोई उस खेल का परिणाम मजा नहीं का है। मजा भी नहीं बिल्कुल, आता। बिल्कुल। तो हिमाचल में भी मैं ये देख रहा हूँ कि 14 और 19 के तुलना में 24 में मामला जो है काफी जिसको आप कह सकते हैं कि भाई दोनों ही मुख्य दल है यहाँ पर, जिनके अगर आप पिछले अगर हम देखते हैं चुनाव का जो भी सर्वेक्षण हम जब करते हैं तो 95 और 90 के बीच में प्रतिशत मत तो दोनों पार्टियों में मिलते हैं, इसलिए तीसरे की बात करना थोड़ा सा बेमानी जैसा लगता है। तो दोनों पार्टियां इस वक्त जो है अपनी चारों सीटों पे जोर पूरा लगा रही है, लेकिन चारों में जो है दोनों के जिसको आप कह सकते कि भी पॉजिटिव नेगेटिव प्लस और माइनस कैंडिडेट की तरफ भी लोग नजर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि हमारा जो उम्मीदवार है कौन है और कैसा हो। पार्टियों की अब जैसे हम अगर हिमाचल में थोड़ा सा और मैं अगर आपको इसको विस्तार कर लूं, देखिए हिमाचल का पिछला चुनाव हमने सर्वेक्षण में ये देखा था, मैं लोक नीति CSDS से जुड़ा हूँ, तो हमने जब पॉपुलरिटी की बात जब देखी तो सबसे नजदीकी जो जिसको सबसे लोकप्रिय जी मोदी के बराबर लोकप्रिय किसी और नेता को यहाँ पर नहीं पाया गया मतदाताओं के द्वारा, जो हमारा सर्वे में जो डाटा आता है वो 14 में भी था 19 में भी था, इंटैक्ट है। अब 24 में वो पॉपुलरिटी, हालांकि मेरे पास 24 का भी आंकड़ा नहीं है, हम ये इसको बात बेहिचक कह सकते हैं कि मोदी की लोकप्रियता अभी भी है, बाकियों की तुलना में मोदी अभी बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल। लेकिन क्या वो पॉपुलरिटी का लोकप्रियता का जो पैमाना है वो 19 उससे आगे 14 या कहीं उसमें कोई थोड़ा कुछ क्या गिरावट भी आई है, ऐसा भी अभी समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगी। टीना जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव से कितना अलग है ये चुनाव, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई प्रदेश में, आपको पता ही है कि 6 विधानसभा सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं, तो कितना अलग मानती है आपको लोकसभा? बिल्कुल, देखिए जब हम लोग बात करते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव की, तो दोनों जो मुद्दे रहते हैं, लोकसभा में मानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं और विधानसभा में लोकल स्थानीय मुद्दे। लेकिन अभी ये जो चुनाव है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको कि अलग है और टफ दोनों पार्टीज के लिए। जो राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग है उसके बाद जो सिनेरियो बना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ का जो मतदाता था वो क्योंकि हम मानते हैं हिमाचल की जो जनता है संवेदनशील है, अपने मुद्दों पे अपनी चीज़ों पे जागरूक है, तो जो ये 6 उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हम लोकसभा चुनाव की सीट्स पे भी काफ़ी हद तक देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो 6 उपचुनाव यहाँ पे होने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी परिस्थितियाँ बनी, जैसा भी बना, कांग्रेस के 6 विधायक बागी हुए और अब वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है ये भी यहाँ पे प्रभावी रहा है लोकसभा में। मैं आपको रोकना चाहूँगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच भी अंतर्कलह थी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अंतर्कलह है। वो बार बार कहते हैं कि धनबल का प्रयोग हुआ है, धनबल का प्रयोग हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये जानते हैं कि भाजपा को अगर काटना है तो उनको कुछ मजबूत चीज़ चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इसी फैक्टर पे काम किया है कि उन्होंने इसी फैक्टर पे काम किया है कि उन्होंने शुरू से ये बात पकड़ी है, लोकसभा को छोड़ के उन्होंने विधानसभा के 6 उपचुनाव जो हैं उन्हीं पर जो है फोकस किया है। आप देखेंगे कि भाजपा ने जैसे ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई वैसे ही उन्होंने उपचुनावों के लिए और साथ में लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट्स हैं अपने उतार दिए, बढ़त बनाई प्रचार में भी, और लग भी रहा था कि भाजपा काफ़ी आगे चल रही है। और कांग्रेस ने लगभग 1 महीने का समय लिया और उसके बाद अपने टिकटों का मंथन किया, प्रॉपरली मंथन करके हर सीट जो है, हर टिकट का जो आवंटन किया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हम पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस काफ़ी पीछे चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने काफ़ी मंथन किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके पीछे रहे हैं और उन्होंने हर सीट का खुद पर्सनली जायजा लिया। खुद उनको ये लगा कि चुनाव प्रचार भी उन्होंने बहुत अधिक बिल्कुल, देखिए 119 उन्होंने चुनावी रैलीज की है और अकेले उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल के रखा। और उन्होंने एक चीज़ का बड़ा आप ध्यान देंगी प्रचार के उन पे रैलीज पे, तो उन्होंने पूरा फोकस जो है
धनबल बनाम जनबल किया। वो बार बार ये कहते रहे कि छोटा सा राज्य है हिमाचल, 4 लोकसभा सीट्स हैं, लेकिन जो ये संदेश यहाँ की जनता देगी वो पूरे देश में जाएगा। वो ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि 2022 का जब चुनाव हुआ था तब भी ये स्थितियां थी, कई बार एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था भाजपा जीतेगी, रिपीट करेगी, यहाँ पे इतिहास बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस आई और कांग्रेस यही बात कह रही थी कि जो हम जीते हैं और अभी ये जो लोकसभा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो लोकसभा की 4 सीट्स हैं और 6 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, इन पे जो रिजल्ट आएगा इसका जो असर है वो पूरे देश में दिखने को मिलेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहूंगी, तेलंगाना और कर्नाटक से क्या समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को 20 से 22 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है, वहीं इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहाँ से अच्छी खासी सीटों का अनुमान लगाए हुए हैं। कर्नाटक की अगर खास तौर पर बात की जाए तो देखिए, कर्नाटक में तो पहले से ही भाजपा के पास जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि भी जितना अधिकतम वहाँ पर 28 लगभग 27-28 सीट्स है, तो भाजपा 26 सीट पे तो पहले से ही वहाँ पर चुनाव जीत बैठी थी लोकसभा के। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बाद की जो परिस्थितियाँ बनी है, तो मुझे ऐसा उसमें महसूस होता है कि जो टीआरएस वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है जी, उनको थोड़ा उसका नुकसान जो होगा, उसका जो फायदा जो मिलने वाला है, उसका भाजपा और कांग्रेस दोनों में प्रतिस्पर्धा है। तो उसमें ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा अपना पिछला वहाँ का जो उनका जितनी सीटें उन्होंने जीती है उसमें वो सुधार करने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है, और कांग्रेस तो जितनी उनकी पिछली सीटें उसमें वो अपनी टैली में इंक्रीज करेगी, लेकिन तुलनात्मक भाजपा वहाँ ज़्यादा इंप्रूव कर रही है, ऐसा अलग अलग अनुमान और आंकड़ों में बताया गया है। अंतिम तो तस्वीर परसों 4 तारीख को मिलेगी, लेकिन अब कर्नाटक की जहाँ तक बात है, वहाँ तो जो गेन है उससे ऊपर क्या गेन करेंगे। 100 में से अगर 100 नंबर ले लिए तो फिर तो परसेंटेज का आंकड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो कर्नाटक तो गेन ऑलरेडी है, कर्नाटक में खतरा थोड़ा ये कि कहीं लूज ना हो जाए, जो गेन कर रखे है वो कहीं नीचे ना आ जाए, क्योंकि वहां पे भी अभी अभी सरकार जो है दूसरे दल की बनी है, कांग्रेस की। तो खेल है इसमें, बिल्कुल 4 जून का दोनों खिलाड़ी अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे, पूरी मेहनत डाल है। जी टीना जी आपके पास आना चाहेंगे, तमिलनाडु में डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कचकम के साथ जो है वो इंडी गठबंधन को लीड मिल रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, जब इंडिया अलायंस हुआ था तो इंडिया अलायंस ने इस चीज़ पर काफ़ी जोर दिया था कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसकी जो नीतियां रही हैं उन पर उन्होंने कटाक्ष किया था और उस पर जो है फोकस किया था। उसी प्रचार पर अभी हम देख भी रहे थे कि जैसे बेरोजगारी वाला मुद्दा है, महंगाई वाला मुद्दा है, तमाम ये जो मुद्दे थे उन्होंने अपने जो प्रचार है उसमें लिया था। और अभी अगर हम तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पे जिस तरह से जो इंडिया अलायंस जो काम कर रहा था वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे हम हिमाचल की बात करें स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहते हैं, ऐसे वहाँ पे भी छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो प्रभावी वहाँ पे रही हैं। तो इसमें देखिए अभी ज़रूर इसमें इंडिया अलायंस को जो है वो दिखाया जा रहा है कि लीड मिल रही है, लेकिन असल जो है परिणाम वो तो खैर 4 जून के बाद स्पष्ट होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कई जगह पे जो नीतियाँ रही हैं, जो चीज़ें रही हैं, उनको जो भुनाने में है जो इंडिया अलायंस है वो ज़रूर कोशिश कर रहा है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो उन पर जो फोकस करें और उनको जो है वो कामयाबी वहाँ पे मिले। बिल्कुल, प्रदेश की बात कर लेते हैं अब। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जो है वो मतदान हुआ है, उसमें से सबसे अधिक जो है वो 67% मतदान मंडी संसदीय सीट पर हुआ है। तो ये अधिक जो मतदान हुआ है मंडी संसदीय सीट पर किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, यही हम बात कर रहे हैं कि मंडी से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण मंत्री भी हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा भी हैं, राज परिवार से संबंध रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, 6 बार वो वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक भावनात्मक जो फैक्टर है या भावनात्मक एक लगाव बोले उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इस परिवार का माना जाता है। दूसरी तरफ कंगना रनौत है, भाजपा ने उनको बॉलीवुड अभिनेत्री हैं उनको उतारा है। दोनों युवा चेहरे हैं, दोनों चर्चित चेहरे हैं, और दोनों की लोकप्रियता की अगर हम बात करें, अच्छे लोकप्रिय दोनों नेता हैं। और हालांकि हम बात करें अगर मुद्दों की, तो मुद्दे दोनों में थोड़ा गायब रहे, व्यक्तिगत छिटाकशी ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरह से मतदान का प्रतिशत काफ़ी हाई है, सबसे ज़्यादा मंडी में गया है, तो उसको ध्यान में रखते हम ये बात बोल सकते हैं कि
अभी तो खैर ये बोलना मुश्किल है कि किस तरफ जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से मतदान हुआ है उससे ज़रूर ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है या कांग्रेस है, जो भी ये सीट लेके जाएगी, जो जीत का जो मार्जिन रहेगा मेरे हिसाब से काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि जो युवा हैं, युवाओं में दोनों तरफ से जो लगाव था वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा था। अब देखने वाली बात ये है, क्योंकि अगर मंडी पर्टिकुलर सीट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 9 सीट्स जो हैं, 9 सीट्स की 9 सीट जो हैं इस वक्त भाजपा की, अगर हम मंडी पर्टिकुलर की बात करें 9 सीट्स भाजपा के पास है। हाँ जी, और वैसे ही जो भाजपा की बढ़त है वहाँ पे ऑलरेडी है, तो वो कैसे तोड़ पाता है रामपुर, किन्नौर, भरमौर, ये वाले जो एरिया हैं, ये क्या रामपुर, लाहौल स्पीति, इन एरियाज पे जो फोकस है वो कांग्रेस ने किया है। और अगर ये एरिया लीड दे पाते हैं, क्योंकि रामपुर को अच्छी खासी लीड देनी पड़ेगी, क्योंकि सिराज से जो लीड पिछली बार रामस्वरूप शर्मा को 2019 में मिली थी, अगर वैसी ही लीड रहती है तो मामला जरूर दोनों तरफ से मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि जो विक्रमादित्य सिंह है कांग्रेस के, उनके पास जो है अपने पिता का एक फैक्टर है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पार्टी उतना प्रभावी वहाँ पे नहीं दिखाई दी है जितना अकेले दम पर विक्रमादित्य सिंह वहाँ पे अपना चुनाव प्रचार अकेले दम पर कर रहे हैं। और उनके पास फैक्टर भी अपने पिता का ही है कि जो वो बार बार उनका माता भी अभी सांसद है और उन्हीं का वो दारोमदार है, क्योंकि 3 बार पिता रहे हैं, 3 बार माता रही हैं, अब वो यहाँ पे चुनाव मैदान में है, तो ये फैक्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जो काम कर रहा है। और दूसरी तरफ हम मंडी की बात कर रहे हैं, कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहाँ से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो भी अपना देखिए पूरी उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, पूरा वो जोर लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे जोगिंदर नगर की हम बात कर रहे थे, सरका घाट की हम बात कर रहे थे, यहाँ से जो है ये तो नहीं मैं कहूँगी कि कम मतदान हुआ, लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा मतदान होगा, उस हिसाब से नहीं हुआ। 67% शायद सरका घाट में हुआ, 68% मेरे ख्याल से जोगिंदर नगर में हुआ है। तो ये भी चीज़ें देखने वाली होंगी कि ये जो मतदान है या ये जो चीज़ें हैं ये किस पक्ष में जाती है। क्या मंडी एक तरफा चलेगी, और अगर मंडी एक तरफा चलती है तो वो जो लीड मंडी से मिलेगी वो रामपुर, बिल्कुल 4 जून का इंतजार करते हैं कि किस तरफ को जाता है चारा। प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगी, शिमला संसदीय सीट की बात कर लेते हैं। भाजपा ने यहाँ से सिटिंग सांसद और कांग्रेस ने भी सिटिंग एमएलए पर दाव खेला है, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं इस चुनावी रण में? शिमला जो ये आरक्षित जो लोकसभा का जो ये चुनाव क्षेत्र है, इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 चुनाव में तो भाजपा ही जीतते आ रही है। यहाँ से 9 का चुनाव भाजपा ने जीता है, 14 का जीता है और 19 का भी, और 19 का तो बहुत ही बड़े मार्जिन से, क्योंकि 19 का चुनाव हम कहते ही है कि एक असाधारण चुनाव था, जो जिसको आप कहते हैं एन इलेक्शन अमिस्ट द वेव। तो वो जो वेव वाला चुनाव होता है उसमें दिख जाता है कि वेव किधर को जा रही है। अब 24 वाला चुनाव जो है, एक जो कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है जी, तो उसमें थोड़ा चतुराई है कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल। उस चतुराई को मैं से ऐसे आपको वर्णन करूंगा कि उन्होंने ना एक, जैसे शिमला निर्वाचन जो लोकसभा क्षेत्र है ये मंडी शिमला, सोलन और सिरमौर 3 जिलों में है। बिल्कुल। अब 3 जिलों में शिमला सबसे बड़ा जिला पड़ता है। सिरमौर से जो है सुरेश कश्यप जी है और सिटिंग एमपी है, तो सिटिंग एमपी की हमेशा थोड़ी सी चुनौती ज़्यादा ये रहती है कि अगर तो लोकप्रियता में ग्राफ अपना बढ़ा रहे हैं तो उनके अपना वर्चस्व और उनका अपना जो रुतबा है वो और आगे बढ़ता है। मैं उदाहरण के तौर पर तो अनुराग को ही बता सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरे एक युवा ऐसा चेहरा है जिन्होंने 4 अपने लगातार चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के साथ साथ उन्होंने अपने लीड भी इंक्रीज की है। पिछले चुनाव में 4 लाख के 1000 वोट कम था, 4 लाख के नजदीकी था उनका। तो अब अनुराग ने एक इमेज बनाई है। अब सुरेश कश्यप जी के शिमला जिला, देखिए आप इसको ना भूले, तथ्य है कि एक तो शिमला जो है सेब बहुल एक जिला है। बिल्कुल। अब सेब के जो बागवान लोग हैं ये थोड़े संगठित भी हुए हैं, खासकर जब से ये जो फार्मर्स एजुटेशन है, थोड़ा इनके भी अंदर सक्रियता आई और शायद आत्मविश्वास भी आया कि ये जो मार्केट में जो कुछ हमारा प्रोड्यूस जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है शिमला ही है, सोलन में जो है ऑक्सीजन वेजिटेबल बहुत बिकती है, चाहे वो टमाटर है, चाहे आपकी बीन्स है या मटर है, लहसुन, सिरमौर में लहसुन अदरक वगैरह का बहुत कैश क्रॉप के तौर पर मैं कह रहा हूँ। तो ये जो समुदाय है हमारा, इन समुदाय के हितों का कितना मुद्दे इनके उठाए गए, संसद में है या चाहे वो सड़क पे है, तो ये मुद्दा है। जैसे मैं कहूँगा हिमाचल के चुनाव में अग्निवीर नामक जो एक योजना है वो युवाओं में मुद्दा है। हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, हम यहाँ चर्चा में इसको नहीं भी लाएं तब भी ये मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी है। युवा जो 18 से 22 वर्ष या 25 वर्ष का है और वो
मतलब मनोवैज्ञानिक तौर से इस बात के लिए तैयार है कि मैंने जाना ही इस बिल्कुल क्षेत्र में है, तो उसके लिए तो मुद्दा है। मुद्दा ठीक है, मुद्दा नहीं है ठीक, वो उसकी हम उस पर छोड़ देते हैं, लेकिन मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। बिल्कुल, कांग्रेस ने खूब भुनाया भी है इस मुद्दे तो को। शिमला में मैं ये कहूँगा कि इस बार भाजपा के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ी होगी। अब की है कि नहीं की है, उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया है बूथ लेवल पर, क्योंकि भाजपा संगठनात्मक तौर पर मजबूत पार्टी है। बिल्कुल। और भाजपा को कभी आप जो है एक जिसको आप कह सकते ना कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं समझे। उनका जो संगठन है वो 24/7 काम करता है भाजपा तो का। विनोद सुल्तानपुरी के पिताजी भी काफी लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहे, तो उनकी जो पृष्ठभूमि है उसका क्या फायदा उनको नहीं मिलेगा? अब विनोद सुल्तानपुरी जी के पिताजी 6 बार रहे हैं सांसद। अब वो दौर था जब कहते हैं कि भाई वीरभद्र की कांग्रेस और कांग्रेस की वीरभद्र, बिल्कुल, कांग्रेस की वीरभद्र, तो वो वीरभद्र सिंह का वो दौर भी था। अक्सर कहते थे कि अगर मैं जीत हाँ, गया। हाँ, मैं उसको नहीं लाना चाहता था उच्चारण में, लेकिन कहते हुए यही थे कि भाई सुल्तानपुरी साहब मैंने तो नामांकन भर लिया है, अब वीरभद्र सिंह जी जाने जीत है उनकी, हार है तभी उनकी। तो वो दौर था, उसको हम नहीं जाने ज्यादा उसमें ना जाते। लीगेसी का देखिए एक फायदा तो उनको होगा ही, वो ये है कि वो चिर परिचित एक नाम आ जाता। जब सुल्तानपुरी लग गया तो लोग ये जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि भी उनके बेटे हैं, और फिर वो विधायक जीत के भी आए, युवा है अभी, और युवा है तो थोड़ा सा जज्बा भी होता है अपने आप को प्रूव करने का। जैसे विक्रमादित्य के बारे में इन्होंने अभी बात कर रहे थे, तो लिगेसी सब कुछ नहीं होती। लिगेसी जो है अनुराग के साथ भी है, लेकिन अनुराग ने अपनी अलग पहचान भी बनाई है। उसी तरह से अगर मैं कहूँ, मंत्री जो है सरकार में अभी वर्तमान जो प्रदेश सरकार है, लिगेसी वाले बहुत है, मैं नाम भी गिन सकता हूँ, लेकिन पहचान बनाने में शायद विक्रमादित्य उनसे 21 बने हैं। उन्होंने लोगों में एक अपनी छवि बनाई है कि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं जनता से संबंधित मुद्दों के ऊपर बात उठा सकता हूँ। जैसे पिछले साल हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा एक त्रासदी आई, तो मंत्री होने के नाते उन्होंने प्रयास किए हैं, जैसा लोगों में गया है, एक संदेश गया है, तो प्रयास तो कम से कम किए ही है, उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए वो उसमें बात हो सकती है। बिल्कुल। टीना जी आपके पास आना चाहूँगी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 4 बार से सांसद है, 5वीं बार चुनाव मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने सतपाल रायजादा को चुनाव मैदान में उतारा है, पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे देखती हैं आप हमीरपुर संसदीय सीट को? बिल्कुल, देखिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा का गढ़ वो बन चुका है। बिल्कुल। 3 बार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल वहाँ से जीते हैं, 3 बार सुरेश चंदेल वहाँ से जीते हैं, और 4 बार जो है खुद अनुराग ठाकुर वहाँ से जीते, और 5वीं बार वहाँ से मुकाबले में, यानी 10 बार जो है लगातार जो है भाजपा वहाँ पे काबिज रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यही थी कि यहाँ पे एक सोच समझ के एक चेहरा उतारा जाए। हालांकि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, सतपाल रायजादा को सबने जब उतारा गया था तो कहा था कि बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है, और उन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं, 2022 का चुनाव वो हार गए थे विधायक का। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर की अगर हम बात कर रहे थे, जिस तरह से सर ने भी बताया कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, पॉपुलर चेहरा भी है, ना केवल हिमाचल में बल्कि देश भर में जो है उनको काफ़ी लोकप्रिय नेता के तौर पर लिया जाता है, और काफ़ी उन्होंने अपनी पहचान अलग से बनाई है। शुरू में उनको ये भी कहा गया कि 2008 का जब उन्होंने उपचुनाव लड़ा कि पिता के दम पे वो जीत गए हैं, 2009 में भी यही कहा गया, 2014 में कहा गया कि मोदी लहर में वो निकाल गए हैं, लेकिन 2019 में देखिए जिस तरह से लीड मिली, और उसके बाद साल दर साल इंप्रूव किया, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ते नहीं हैं, वो आते हैं सबसे बिल्कुल। और मिलते हैं। हमीरपुर संसदीय सीट में इस बार भी यही बात हो रही है कि महिलाओं ने जो है वो बहुत मतदान किया वहाँ पर, और जब महिला वहाँ पर ज़्यादा मतदान करती है तो कहीं ना कहीं वो झुकाव जो है अनुराग ठाकुर की तरफ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, वक्त का थोड़ा अभाव है। तो चुनावी पर्व के इस लंबे सफर में अब इंतजार 4 जून का है। जनता अपना फैसला देगी, और प्रत्याशियों की किस्मत को लेकर जनता ने क्या जनादेश दिया है इसका भी खुलासा हो जाएगा। जैसे जैसे परिणाम का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों समेत मतदाताओं की बेचैनी भी बढ़ना स्वाभाविक है। डीडी हिमाचल पर नतीजों वाले दिन आप तक हम पहुंचाएंगे पल पल का अपडेट, सबसे तेज चुनावी रुझान और चुनावी नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए डीडी हिमाचल रहेगा पूरी तरह से मुस्तैद। तो 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी जनादेश की नॉन स्टॉप कवरेज। आज के संग में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।